तो आज का टॉपिक है अपना फाइनल अकाउंट ऑफ, न्यू टॉपिक है फाइनल अकाउंट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। फाइनल अकाउंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक आहे. हो, व्हिडिओ स्टार्ट आहे. व्हिडिओकडे लक्ष नका द्या, तुम्ही बोर्डकडे लक्ष द्या. तो फाइनल अकाउंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसा अपन ने 11th में पढ़ा, फाइनल अकाउंट ऑफ सोल ट्रेड. कौन सा? फाइनल अकाउंट ऑफ सोल ट्रेड. उसके बाद फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म. सेम वैसा ही फाइनल अकाउंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है, लेकिन डिफरन्स कौन सा है? वो ॲडजस्टमेंट भी सेम रहती है सब, म्हणजे सारख्याच ॲडजस्टमेंट राहील. यामध्ये 11th मध्ये ज्या होत्या, नंतर 12th मध्ये आपण पाहिला या चॅप्टर. आता 11th मध्येही पाहिला आणि बीकॉम फर्स्ट सेमला पण बघितला आताच, जस्ट आत्ताच आटोपला आपला. तर त्या ज्या ॲडजस्टमेंट आहे सेम तशाच ॲडजस्टमेंट असते, काही वगळल्या तर. आणि कुछ ॲडजस्टमेंट छोड़ के मतलब कैसा, यहाँ पे होता है अपना कैपिटल होता है. क्या होता है? कैपिटल. लेकिन ये जो फाइनल अकाउंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो है ये फाइनल अकाउंट नहीं होता है. इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे होगा आपका शेयर कैपिटल. क्या होगा? शेयर कैपिटल. इसलिए ये कैपिटल से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट है, जैसा कि फॉर एग्जांपल ड्राइंग है, तो इसमें आपको ड्राइंग नहीं मिलेगी. सोल ट्रेड फाइनल अकाउंट और पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट जो है, इसमें आपको ड्राइंग मिलेगी. एडजस्टमेंट में भी रह सकती है, ट्रायल बैलेंस में भी रह सकती है, लेकिन इसमें वो ड्राइंग वाली कभी एडजस्टमेंट नहीं होगी. क्यों? क्योंकि इसमें कैपिटल नहीं रहता, इसमें शेयर कैपिटल रहता है. वो शेयर कैपिटल क्यों रहता है और इसमें कैपिटल क्यों रहता है, तो वो थ्योरेटिकल पार्ट है. क्योंकि इसमें जो है 1 पर्सन रहता है सोल ट्रेड में, और पार्टनरशिप में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20 या तो 10. यानी बैंकिंग का अगर है तो बैंकिंग के इसमें 10 रहते हैं बैंकिंग सेक्टर में, और बैंक छोड़ के बाकी अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ मेंबर और 20 होता है इसमें. हाँ, तो इसलिए यहाँ पे कैपिटल ही होता है, शेयर नहीं इशू होते हैं मार्केट में. यानी कैपिटल कलेक्ट जो होता है कंपनी चालू करने के लिए, फर्म चालू करने के लिए, सोसाइटी चालू करने के लिए, तो उसमें अपन अगर इशू करते हैं शेयर, तो वो शेयर इशू करके जो बनता है वो शेयर कैपिटल होता है. और शेयर जब इशू नहीं होते तो सिर्फ वो कैपिटल रहता है. तो वो कैपिटल कहाँ पे रहता है? सोल ट्रेड और पार्टनरशिप फर्म में. तो जैसा ड्राइंग है वो एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं रहेगी. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो भी नहीं रहेगी. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो भी नहीं आएंगी. तो ऐसी कुछ एडजस्टमेंट नहीं होगी. बाकी सारी की सारी एडजस्टमेंट इसमें सेम होंगी. लेकिन कुछ एडजस्टमेंट सेम होने के बावजूद भी उसको सॉल्व अलग तरीके से किया जाता है. उसके रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, और जो सेम है उसके भी रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आज लेंगे अपन. और कल से फिर अपन प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे. कल आपको सीट मिल जाएगी क्वेश्चन की, ठीक है. तो आज कुछ आपको करना नहीं है, सिर्फ देखना है कि कौन सी एडजस्टमेंट रहती. रिपीट होगी कुछ तो चलेगा, वो शॉर्टकट में बताऊंगा. जैसी पहली फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक ये एडजस्टमेंट सेम है. फर्स्ट एंट्री कहाँ पे होगी इसकी? क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, एंड सेकंड एंट्री शोन ऑन असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट. तो ये सेम रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी. सेकंड एडजस्टमेंट है आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. इसको अपन अनपेड एक्सपेंस भी बोलते हैं. इसको अपन एक्सपेंस पेएबल भी बोल सकते हैं. इसको ड्यू बट नॉट पेड भी बोल सकते हैं. ये 2-3 तरीके से इसके नाम हैं. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कभी एडजस्टमेंट में ऐसा वर्ड देने के बजाय आपको अनपेड एक्सपेंस बोलेंगे, जैसा वेजेस है, इंटरेस्ट है, कोई भी. या तो फिर पेएबल वर्ड यूज हो सकता है, ड्यू बट नॉट पेड ऐसा भी वर्ड हो सकता है. तो ये सेम ही है. ये भी सेम एडजस्टमेंट रहेगी, क्योंकि फर्स्ट एंट्री ऐड इन रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस. रिस्पेक्टिव एक्सपेंस मतलब जैसा सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो सैलरी में प्लस होगी, वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो वेजेस में ऐड होगी. तो फर्स्ट एंट्री ऐड मतलब प्लस इन रिस्पेक्टिव एक्सपेंस, एंड सेकंड एंट्री शोन ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. सेकंड एंट्री शोन ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, मतलब सेम ही है. उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट है आपकी आउटस्टैंडिंग
इनकम, कौन सा, आउटस्टैंडिंग इनकम, इसको अपन अनरिसीव्ड इनकम बोलते हैं। दूसरा नाम ये भी है, क्योंकि एडजस्टमेंट अलग अलग सेंटेंस से रह सकती है। आउटस्टैंडिंग इनकम भी हो सकती है। दूसरा इनकम रिसीवेबल भी बोल सकते हैं। रिसीवेबल, रिसीव्ड मतलब मिल गया और रिसीवेबल मतलब मिलना बाकी है, तो रिसीवेबल बोल सकते हैं। यहाँ पे ड्यू बट नॉट रिसीव्ड ऐसा भी आ सकता है। तो ये भी एडजस्टमेंट सेम ही सॉल्व करना है। कैसे करना है सॉल्व? फर्स्ट एंट्री ऐड इन रिस्पेक्टिव इनकम, फर्स्ट एंट्री ऐड इन रिस्पेक्टिव या तो रिलेटेड इनकम, जो इनकम है सेम इनकम में प्लस करना है। और दूसरी एंट्री कहाँ पे आएगी इसकी? असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में आएगी। कहाँ पे आएगी? असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। उसके बाद फोर्थ नंबर की है प्रीपेड एक्सपेंस। कौन सा? यानी आउटस्टैंडिंग हो गई, अभी प्रीपेड और प्री रिसीव्ड। तो प्रीपेड एक्सपेंस इसको और कहा जाता है एक्सपेंस पेड इन एडवांस। क्या बोल सकते हैं इसको? हाँ, प्रीपेड को कोई भी एक्सपेंस है पेड इन एडवांस। तो ए भी एंट्री सेम ही होगी दो एडजस्टमेंट की। सेम मतलब कैसी? फर्स्ट एंट्री माइनस फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंस, फर्स्ट एंट्री माइनस फ्रॉम सेम एक्सपेंस बोलो, नहीं तो फर्स्ट एंट्री माइनस फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस बोलो। रिलेटेड, सेम या तो रिस्पेक्टिव, यानी वही एक्सपेंस में से माइनस होगी पहली एंट्री, प्रीपेड बोला तो। और इसकी सेम सेकंड एंट्री कहाँ पे होगी? असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो आपको पता है, और मैं लिख के इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वो पहली जो शीट है अपनी फाइनल अकाउंट ऑफ सोल्ड ट्रेड, उसमें वो एडजस्टमेंट है लिखी है, इसलिए लिख नहीं दे रहा हूँ। जो डिफरेंस है वो बताऊंगा। ये भी सेम ही है, फर्स्ट एंट्री माइनस फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंस, सेकंड एंट्री शोन ऑन असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। उसके बाद प्री रिसीव्ड इनकम है। कौन सा? प्री रिसीव्ड इनकम, इसको बोलते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। सेम है, फर्स्ट एंट्री माइनस फ्रॉम रिलेटेड इनकम, माइनस, क्योंकि जब भी प्री रिसीव्ड या प्रीपेड होता है तो फर्स्ट एंट्री माइनस होती है, माइनस फ्रॉम सेम इनकम। एंड सेकंड एंट्री शोन ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, सेकंड एंट्री शोन ऑन, तो ये सेम एडजस्टमेंट है। अब मुझे एक बात बताओ आप कि ये जो सेकंड से लेके फिफ्थ तक जो एडजस्टमेंट है, तो ये एडजस्टमेंट है तो दो एंट्री होगी, लेकिन अगर ये ट्रायल बैलेंस में है तो ट्रायल बैलेंस में दो एंट्री होगी क्या? फिर गिरी, ट्रायल बैलेंस में है तो एक ही एंट्री होगी। अगर ट्रायल बैलेंस में है एक ही एंट्री होगी तो पटपट बताओ इसकी बैलेंस शीट के लायबिलिटी या असेट साइड में आएगी, एक एक बताओ। पहला गिरी, बोलो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो कहाँ पे आएगा? ट्रायल बैलेंस में है तो एक ही एंट्री होगी। एडजस्टमेंट में है तो अभी बताया मैंने दो होगी करके, कहाँ पे। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस में है तो एक ही एंट्री होगी, तो पटपट बताना है। प्रॉफिट एंड लॉस च्या डेबिट साइड। रॉन्ग, अगर ट्रायल बैलेंस में है तो इसकी सिर्फ लायबिलिटी में एंट्री होगी, ठीक है? कहाँ पे होगी? ठीक है। सेकंड, आउटस्टैंडिंग इनकम संग असेट कर, तो इसकी एंट्री होगी असेट साइड में। रॉन्ग हो गया आपका भी, ठीक है। थर्ड, अगर प्रीपेड एक्सपेंस है तो बताओ आप, ये असेट साइड राइट है आपका, दोनों का रॉन्ग हो गया था। अगर प्री रिसीव्ड इनकम है तो कहाँ पे आएगी एंट्री? तो एक तो बचा ही है, एक तो भी गलत कर दिया। बराबर है, बराबर है, बराबर है, बरोबर. नाही मला इकडे लक्ष गेलं, याच्या उलट हे आहे ना, तर मला वाटलं हिने याला सांगितलं हे, पण तुझं बरोबर आहे. माझं इकडे लक्ष गेलं सुरुवातीला, म्हटलं हे तर हे पाहिजे होतं, मग म्हणा ही आहे. आपको अगर याद नहीं रहता तो ये लर्न करना कभी भी. अनपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अनरिसीव्ड इनकम और प्री रिसीव्ड इनकम, ये लायबिलिटी एसेट बैलेंस शीट, ये लर्न कर लेना. अनपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अनरिसीव्ड इनकम, प्री रिसीव्ड इनकम. अनपेड और अनरिसीव्ड को आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम.
प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीसीड इनकम, ये लर्न ही होना, 11 से लेके लर्न होना है। अगर ट्रायल बैलेंस में है तो कभी वो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगी ये एंट्री। अगर ट्रायल बैलेंस में है तो सिर्फ बैलेंस शीट में आएगी। और दूसरा भी फंडा मैंने बताया था आपको कि ऐसी अगर दी रही थी, समझा नहीं, आउटस्टैंडिंग है बैलेंस शीट में, तो जाना है 100%, लेकिन कहाँ पे जाएगा नहीं समझ रहा, तो डीआर में है तो असेट में आएगी और सीआर में है तो लायबिलिटी में जाएगी। ये भी फंडा बताया। लेकिन आपको जैसे जैसे आप नेक्स्ट सेम में जाओगे तो ज़रूरी नहीं है कि ट्रायल बैलेंस देंगे, सिंगल भी आइटम दे सकते हैं, तब तो दिक्कत आएगी आपको। तब तो आपको यही लर्न होना, पक्का ही लर्न होना। जब ट्रायल बैलेंस नहीं देंगे, डायरेक्ट एक ही कॉलम देंगे अमाउंट के और ऐसे आइटम देंगे, तो तब तो आपको डीआर है तो असेट से, सीआर है तो लायबिलिटी, ऐसा समझ में नहीं आएगा ना। तब तो लर्न ही होना, 100% लर्न होना आपके। क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो कहाँ एंट्री जाएगी, आउटस्टैंडिंग इनकम है तो कहाँ पे एंट्री जाएगी, प्रीपेड एक्सपेंस है, एक्सपेंस पेड इन एडवांस तो कहाँ एंट्री जाएगी, और प्री इशूड इनकम है तो कहाँ एंट्री जाएगी। ये आपको लर्न ही होना। और ये लर्न होता है 11th-12th में ही लर्न हो जाता है। क्योंकि आपको लर्न नहीं हुआ इसका मतलब है ये कोरोना है, सिर्फ कोरोना के वजह से आपके बराबर स्टडी हुई नहीं है, इसलिए लर्न नहीं तो आगे पहले से जो रेगुलर क्लासेस होती थी कॉलेज में, तो ऐसी हालत आपके जैसे स्टूडेंट लोगों की नहीं रहती थी, ये परफेक्ट लर्न हो जाता था उनको। ठीक है, तो अभी भी कोई बिगड़ा नहीं है, आपको लर्न करना ही है ये। चलो आगे, चलो क्या? यस सर। हाँ, ये लर्न किए सिवाय आप परफेक्ट अकाउंटेंट नहीं बन सकोगे। हाँ, उसके बाद छठी एडजस्टमेंट जो है वो है बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ। ये वाली भी सेम ही है, लिख के नहीं देता हूँ। सेम मतलब कैसा? फर्स्ट एंट्री माइनस फ्रॉम डेटर्स, फर्स्ट एंट्री माइनस फ्रॉम डेटर एंड सेकंड एंट्री शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेम है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब जो डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब क्या कि ये एडजस्टमेंट चेंज हो रही है थोड़ी। कौन सी? जो आरडीडी है। आरडीडी मीन्स क्या? लॉन्ग फॉर्म है आरडीडी का, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट। एंड आरडीडी अपन कैलकुलेट कौन से अमाउंट पे करते हैं? आफ्टर डिडक्टिंग बैड डेप्ट। आरडीडी किस पे कैलकुलेट या चार्ज करते हैं अपन? आफ्टर डिडक्टिंग बैड डेप्ट। रिमेनिंग अमाउंट जो रहती है वो रिमेनिंग अमाउंट पे अपन कैलकुलेट करते। अगर लेकिन बैड डेप्ट दिया ही नहीं होगा प्रॉब्लम में और डायरेक्ट आरडीडी दी, तो वही है फिर रिमेनिंग अमाउंट, क्योंकि बैड डेप्ट जीरो है तो जीरो माइनस थोड़ी करके दिखाएंगे, वही आएंगी ना जीरो माइनस करने के बाद भी। तो इसलिए डायरेक्ट डेटर पे अपन कैलकुलेट कर सकते। लेकिन जिस भी प्रॉब्लम में आपको बैड डेप्ट भी है और आरडीडी भी है, तो आरडीडी कैलकुलेट ऑन रिमेनिंग अमाउंट मीन्स आफ्टर डिडक्टिंग बैड डेप्ट करना पड़ेगा आपको। तो आरडीडी की जो एडजस्टमेंट है ये थोड़ी अलग है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। उसमें कैसी है सोल ट्रेड में, वो भी ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि वो ध्यान में इसलिए रखना है क्योंकि वो सोल ट्रेड में काम में आने वाली है। तो उसमें कैसे करते हैं अपन सोल ट्रेड में? फर्स्ट एंट्री माइनस फ्रॉम डेटर एंड सेकंड एंट्री शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज पर चार्ट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ट होता है वो। लेकिन इसमें थोड़ी अलग है। कैसी अलग है? देखो, कैलकुलेट वैसे ही करना है, मतलब आफ्टर डिडक्टिंग बैड डेप्ट जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी उस पर ही कैलकुलेट करना है। लेकिन एंट्री कहाँ पे करना है? दो। तो ये देखो डिफरेंस है यहाँ पे। तो इसमें करना है, इसका नीचे लिख देता हूं आपको। तो फर्स्ट एंट्री शोन ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। देखो मतलब क्या? यानी फर्स्ट एंट्री अपन माइनस फ्रॉम डेटर करते थे, तो यहां पे माइनस फ्रॉम डेटर नहीं करना है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। समझ गया आपको डिफरेंस क्या है? तो फर्स्ट एंट्री माइनस फ्रॉम डेटर नहीं करना है आपको, फर्स्ट एंट्री शोन ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट करना है आरडीडी की इस बार। और डेटर में से बैड डेप्ट अगर दिया होगा तो वो माइनस करके डायरेक्ट बाहर निकाल लो असेट साइड में। अगर नहीं बैड डेप्ट होगा तो फिर डेटर डायरेक्ट बाहर निकाल लो आप असेट साइड में, ऐसा है इसमें। और आरडीडी कहाँ पे शो करना है आपको? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। और ये दोनों ध्यान में रखना है कि सोल ट्रेड में वही से माइनस करना है और कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपको क्या करना है? लायबिलिटी साइड में लिखना है आरडीडी। और सेकंड एंट्री लेकिन सेम है, सेकंड एंट्री सेम है। सेकंड एंट्री
शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ, शॉर्टकट में लिखता हूँ, डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट एज पर चार्ट। एज पर चार्ट क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पे अपन चार्ट बनाते हैं। चार्ट कैसा है, ओल्ड बीडी प्लस न्यू बीडी प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी, आपको लर्न ही रहता है वो चार्ट, है ना। तो वहाँ पे न्यू आरडीडी की जगह पे अपन एंट्री करेंगे, यानी ए एंट्री सेम है सेकंड वाली, लेकिन फर्स्ट एंट्री चेंज हो गई। फर्स्ट एंट्री माइनस फ्रॉम डेटर नहीं करना है, तो फर्स्ट एंट्री कहाँ पे करना है आपको, फर्स्ट एंट्री शोन ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। समझ में आया डिफरेंस, तो ऐसे डिफरेंस ही बता रहा हूँ। हाँ, 8th नंबर, उसके बाद है डेप्रेसिएशन। डेप्रेसिएशन, तो डेप्रेसिएशन काय पे होता है, डेप्रेसिएशन ऑन टेंजिबल असेट पे होता है। काय पे, टैंजिबल असेट। दो टाइप की असेट होती है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो टेंजिबल का मीनिंग ये है कि जो दिखती है अपने को, फॉर एग्जांपल मशीनरी है, बिल्डिंग है, ये असेट जो है कार है, मोटर कार है, फर्नीचर है, तो यह असेट अपने को दिखने वाली है, अपन उसको छू सकते हैं, ऐसा है ना, स्पर्श करू शकतो आपण त्या, तो उसको टेंजिबल असेट, उसमें डेप्रेसिएशन होता है, और डेप्रेसिएशन की एडजस्टमेंट भी जो है वो डिफरेंट है, वो भी क्या है, डिफरेंट है। अब आप बताओ, असेट कर बताओ आप, डेप्रेसिएशन ऑन एनी टेंजिबल असेट, तो एंट्री फर्स्ट और सेकंड कहाँ पे होगी, बोलो फर्स्ट एंट्री कहाँ पे होगी, सेकंड, ठीक है बराबर है, लेकिन पूरी तरह बराबर नहीं बताया। प्रॉफिट एंड सॉरी असेट मध्ये डेप्रिसिएशन काय करायचं, जो डेप्रिसिएशन असते ते प्रॉफिट एंड लॉस च्या डेबिट साइडला घ्यायचं। ठीक है, थोड़ी सुधरी लेकिन पूरी तरीके से नहीं सुधरी, मैं ही बताता हूँ और किसी को नहीं पूछता हूँ। फर्स्ट एंट्री माइनस फ्रॉम रिलेटेड असेट, या तो रिस्पेक्टिव असेट या तो सेम असेट। फर्स्ट एंट्री माइनस फ्रॉम असेट एंड सेकंड एंट्री शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपने माइनस चीज को बोला ही नहीं, बिल्कुल माइनस चीज बोला ही नहीं, एक बात बस, मेरे को एक शब्द होना था माइनस, ठीक है, माइनस। दूसरा डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट शब्द नहीं बोला, ये दो मेन चीज है कि नहीं, दो चीज होना था, एक तो उधर से असेट माइनस शब्द होना था, और इधर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड जरूरी होना था ये। तो फर्स्ट एंट्री माइनस फ्रॉम असेट होता है, सेम असेट, और सेकंड एंट्री शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये वाली ऐसी सोल ट्रेड पार्टनरशिप फर्म में एंट्री होती है, लेकिन इसमें वैसी नहीं होती, इसमें डिफरेंस है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि चेंजेस आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ ये चेंजेस। तो फर्स्ट एंट्री एड इन डेप्रेसिएशन रिजर्व, रिजर्व या तो फंड होता है, रिजर्व होता है या तो फंड होता है, दो में से कोई भी एक नाम आएगा, डेप्रेसिएशन रिजर्व आएगा, नहीं तो डेप्रेसिएशन फंड आएगा। फर्स्ट एंट्री एड इन डेप्रेसिएशन रिजर्व या डेप्रेसिएशन फंड ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। समझाता हूँ, समझा नहीं होगा तो फिर बाद में समझाता हूँ, पहले लिख लेता हूँ। हाँ, तो फर्स्ट एंट्री एड इन डेप्रेसिएशन रिजर्व या तो डेप्रेसिएशन फंड ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, एंड सेकंड एंट्री शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी सेकंड एंट्री सेम है, सेकंड एंट्री सेम है, सेकंड में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी आपको सेकंड एंट्री सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट ही चेंज हुई, यहाँ पे भी आपको सेकंड एंट्री सेम है, सेकंड एंट्री शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बस फर्स्ट वाली एंट्री थोड़ी अलग है, क्योंकि फर्स्ट एंट्री अपन कैसे करते थे सोल ट्रेड और पार्टनरशिप फर्म में, फर्स्ट एंट्री माइनस फ्रॉम सेम असेट, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट एंट्री माइनस फ्रॉम सेम असेट है क्या, नहीं, क्या है, फर्स्ट एंट्री एड इन डेप्रेसिएशन फंड ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अब इसका मतलब बताता हूँ, देखो आपको जो क्वेश्चन में ये ट्रायल बैलेंस देंगे, क्या देंगे, तो डेप्रेसिएशन फंड या तो डेप्रेसिएशन रिजर्व, डेप्रेसिएशन फंड या तो डेप्रेसिएशन रिजर्व नाम का एक आइटम देंगे, और वो आइटम की अमाउंट रहेगी आपकी क्रेडिट साइड में। कहाँ पे रहेगी, ये क्वेश्चन में रहेगा, ठीक है। फिर आप जब आंसर सॉल्व करोगे
तो आंसर सॉल्व करते वक्त ये आपका क्वेश्चन है और ये आपका आंसर है। तो आंसर में जो बैलेंस शीट बनाओगे आप, तो ये वाली चीज जो है डेप्रिसिएशन रिजर्व या डेप्रिसिएशन फंड जो आपको क्रेडिट साइड में दिया होगा, तो उसकी एंट्री आपको इस लायबिलिटी साइड में करना पड़ेगा। यहाँ पे करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन फंड या तो डेप्रिसिएशन रिजर्व, कोई भी एक नाम रहता है, मैं एक ही लिखा हूँ। हाँ, यहाँ पे दोनों लिखा हूँ समझने के लिए। तो डेप्रिसिएशन फंड रहेगा या तो डेप्रिसिएशन रिजर्व रहेगा। तो सपोज कि यहाँ पे आपको 10,000 रुपीज़ है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 10,000 रुपीज़ इनर में। उसके बाद आपको एडजस्टमेंट दी है, समझो यहाँ पे मशीनरी है 2 लाख, डेबिट में रहेगी मशीनरी, असेट है क्योंकि ये क्रेडिट में है तो क्रेडिट में गया, ये क्रेडिट साइड होती है इसकी और ये डेबिट उल्टा रहता है। तो क्रेडिट में है ये डेप्रिसिएशन रिजर्व, क्रेडिट में गया। मशीनरी असेट डेबिट में रहती है तो मशीनरी कहाँ पे जाएगी, आपको असेट में जाएगी, यहाँ पे मशीनरी जाएगी। मशीनरी कितनी अमाउंट है, अगर सोल ट्रेड या तो पार्टनरशिप फर्म का प्रॉब्लम रहता तो ये अपन इनर में लिखते डेप्रिसिएशन के वक्त, लेकिन इस बार इनर में नहीं, आपको डायरेक्ट आउटर में ही लिखना है। कहाँ पे लिखना है, आउटर में, इनर में नहीं लिखना है। और एडजस्टमेंट होगी यहाँ पे डेप्रिसिएशन की, फॉर एग्जांपल कि 20% डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, ठीक है, ऐसी एडजस्टमेंट होगी। देखो पूरा आ गया इसमें, अभी बता दो। मशीनरी भी चीज़ आ गई जो कि अपन ने असेट में लिखी, डेप्रिसिएशन रिजर्व भी प्रॉब्लम में आ गया, क्रेडिट में है जो कि अपन ने लायबिलिटी में लिखा, और इसमें एडजस्टमेंट भी आई कि डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 20%, ठीक है। तो अब एडजस्टमेंट सॉल्व करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी 20%। तो क्या किया, मशीनरी को इनर में लिख के उसमें माइनस किया, क्या नहीं, मशीनरी तो डायरेक्ट बाहर ही लिख दिया आउटर कॉलम में अपन ने। अभी चार्ज कैसा करेंगे, तो इसमें करेंगे अपन कैलकुलेट 2 लाख पे 20%, तो इसमें 20% कितना अमाउंट होगा, इसमें 40,000 होगा। कितना होगा, 40,000। तो कहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट एंट्री, तो फर्स्ट एंट्री ऐड इन डेप्रिसिएशन फंड, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, सॉरी यहाँ पे लिख भी लेता हूँ मैं कितना परसेंट, तो 20%। तो इसका 20% नहीं, चार्ज ऑन मशीनरी, तो मशीनरी के 20% मतलब कितना, 40,000, और टोटल जाएगी आपकी बाहर 50,000, और सेकंड एंट्री 40,000 की शोन होगी आपकी डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेकंड एंट्री क्योंकि सेम है। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना, 40,000। अब आ गई एडजस्टमेंट समझ में, पढ़ लो एक बार डेप्रिसिएशन की। इथे मायनस करायचं होतं, इथे मायनस करायचं, इथे प्लस, तिथे करतच नव्हतो, वो करते ही नहीं थे अपन वैसा। सर अगर एडजस्टमेंट में आपने बोला था कि फर्स्ट एंट्री प्लस इन डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, तो वो रिजर्व फंड की जगह प्लांट एंड मशीनरी आएगा क्या, मतलब अगर नहीं, एक मिनट मैं समझा ही नहीं क्वेश्चन, अभी स्टार्ट से बोलो क्या बोलना है। जैसे अगर ट्रायल बैलेंस में प्लांट एंड मशीनरी भी है, ये प्लांट एंड मशीनरी है, और लैंड, कभी मशीनरी नाम देते, कभी प्लांट एंड मशीनरी नाम देते, लैंड एंड बिल्डिंग भी है, ऐसे जो असेट 2-4 असेट पे अगर डेप्रिसिएशन दिया तो ऐसा बोलना है आपका। 2-4 असेट पे अगर डेप्रिसिएशन है तो वो भी करके दिखा दो। अब समझ में आया आपका क्वेश्चन कि 2-4 अगर असेट है तो क्या करना भैया, ठीक है। जैसा कि लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 है, फर्नीचर 20,000 है। अब इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज 20% चार्ज ऑन मशीनरी, 10% ऑन लैंड एंड बिल्डिंग और 15% ऑन फर्नीचर, ठीक है। इसमें से कितनी एडजस्टमेंट सॉल्व हुई अपनी, ये एक ही एडजस्टमेंट है इसमें, लेकिन पार्ट है, सब पार्ट है, ऐसा समझ लो। तो इसमें जो एडजस्टमेंट एक ही है ये, तो इसमें का ये डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी हो गया अपना। अब 10% लैंड एंड बिल्डिंग पे भी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग लिखेंगे, कितना है अमाउंट लैंड एंड बिल्डिंग का, 30,000। उसमें फर्नीचर पे भी है तो फर्नीचर भी लिखा, कितना, 20,000 लिखा। फिर यहाँ पे
अपन ने बाहर टोटल निकाल ली, क्योंकि एक ही इस पे डिप्रेशन था, अभी एक पे नहीं है, बहुत सारे पे है, इसलिए बाहर टोटल नहीं निकालेंगे, टाइम है, पूरा करेंगे फिर बाहर निकालेंगे। तो इसमें करेंगे प्लस, अब इसमें 10% लैंड एंड बिल्डिंग पे है, तो यहाँ पे करेंगे 10% डिप्रेसेशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितना है 30,000, इसका 10% कितना होगा 3,000 होगा। उसके बाद प्लस कितना परसेंट है 15%, 15% ऑन फर्नीचर है, तो फर्नीचर का क्या अमाउंट है ये, तो 15% कितना होगा 3,000, तो यहाँ पे भी 3,000 आएगा। 56,000। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका आपका ओल्ड वाला और नया तरीका दूसरा वाला। पहला ओल्ड बताता हूँ आपको। हाँ, यहाँ डिप्रेसेशन ऑन, वो नया तरीका और पुराना तरीका एक ही रहेगा, सेम रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसमें डिप्रेसेशन ऑन क्या है बोलो, लैंड एंड बिल्डिंग 3,000, डिप्रेसेशन ऑन 3,000। ये आपका पुराना तरीका, समझ गए। कळलं का लिहित कर बघ तुला एकदा, आपको समझा सबको, कोई दिक्कत है? एडजस्टमेंट भी समझ में आ गई। क्या बोला है कि फर्स्ट एंट्री ऐड इन डेप्रेसेशन रिजर्व, डेप्रेसेशन जो भी है तो फर्स्ट एंट्री, हाँ हो अगं पाण्याची टंकी भरली, फर्स्ट एंट्री ऐड इन डेप्रेशन रिजर्व या तो डेप्रेशन फंड ऑन लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। देखो फर्स्ट एंट्री ऐड हो गई, सेकंड एंट्री शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये समझ में आया आपको। अब दूसरी तरीके से कैसे शो कर सकते हैं इसको, इसमें इतना सारा 3-3 लाइन जगह लगने से अच्छा इसको क्या कर सकते हैं, इसको डिप्रेसेशन ऑन वेरियस बोल सकते हैं या तो सन्ड्री बोल सकते हैं। सन्ड्री मतलब विविध, वेरियस भी बोल सकते हैं। तो डिप्रेसेशन ऑन सन्ड्री एसेट्स कितना बराबर, मैंने बोला आप बोल रहे कि 56, 56 नहीं, अभी जो कैलकुलेट करके चार्ज किया उसी की टोटल। तो यहाँ पे कितना करेंगे अपन, सिर्फ 46,000। तो ये दूसरा तरीका, यानी ये नहीं लिखना पड़ेगा फिर, नहीं तो आप बोलोगे ये भी लिखना है क्या, ये भी लिखना है, ऐसा नहीं। एक तो 3 लाइन में करो, नहीं तो एक ही लाइन में करना है तो सन्ड्री एसेट बोल दो बस। तो मुझे लगता है कि ये आपको एडजस्टमेंट समझ में आ गई। असाच क्वेश्चन होता ना तुझा की एकापेक्षा जास्तवर राहिलं डिप्रेशन तर काय करायचं बा म्हणून। सर और एक क्वेश्चन है। हाँ, और बोलो, ये मिटा दूं। हाँ सर, जैसे sole traders and partnership included RDD in debtors reduced by debtors, but sir I get doubtful कि जैसे यहाँ पे प्लस किया क्यों है लाइबिलिटी साइड में RDD, जबकि RDD तो माइनस होता है। RDD का मतलब क्या होता है वो मुझे अभी तक नहीं समझा सर, लेकिन डेटर में से माइनस करते इतना पता है, एक रट्टा मार के टाइप कि हाँ डेटर में से माइनस करते हैं, भाई डेटर में से माइनस करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में वो टेबल होता है, उसमें से प्लस कर देते हैं ओल्ड RDD और ओल्ड RDD माइनस करते हैं और न्यू RDD प्लस कर देते हैं, बस दैट इज ऑल एंड दैट इज फाइनल। बट सर कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसा क्यों? पहली बात तो RDD और बैड डेट इन दोनों के मीनिंग आपको पता है ना, ये भी पता नहीं है? नहीं, मुझे तो नहीं पता सर। आप लोगों को ये भी पता नहीं, तो इसका पहले मीनिंग जान लेते हैं अपन, बैड डेट क्या है और RDD क्या है, ठीक है। तो बैड डेट इसको बोलते हैं अपन अपनी मदर टंग लैंग्वेज में, इसको बोलते हैं बुड़ित कर्ज। मदर टंग लैंग्वेज में बोलते हैं इसको बुड़ित कर्ज, हिंदी में बोलते हैं इसको अशोध्य ऋण। क्या बोलते हैं इसको? अशोध्य ऋण। ऋण मतलब कर्जा और अशोध मतलब जो पेमेंट नहीं कर सकता, शोधन जो करू शकत नहीं, जो कि डुबला है, यानी परमानेंटली नॉट एबल टू पेमेंट, इट्स कॉल्ड टू बी बैड डेट। परमानेंटली नॉट एबल टू पेमेंट कब होगा? जब वो कोई पर्सन इंसॉल्वेंट होगा, जो भी कोई बिजनेस जब इंसॉल्वेंट होगा। इंसॉल्वेंट मतलब क्या होता है कि जो परमानेंटली नॉट एबल टू पेमेंट है, वो दे ही नहीं सकता है, अपने को पूरी गारंटी हो गई कि वो दे ही नहीं सकता, या तो मर गया और बाकी किसी को मालूमात नहीं है जिसकी कि उसके ऊपर अपना पैसा है, तो अपने को देगा ही नहीं, या तो वो छोड़ के भाग गया, या तो गवर्नमेंट ने उसको बता दिया कि ये भैया इंसॉल्वेंट हो गया ऐसा,
लिखित स्वरूप में कि वो दे नहीं सकता, इसको मंगो मत, नहीं तो आत्महत्या कर लेगा वो पर्सन, क्योंकि है नहीं उसके पास उतनी असेट, तो कहाँ से पैसे देगा। यानी उसको पूरी असेट भी बेच के अपने को नहीं मिलता पैसा, बेच के अपने लाख रुपए है और बेच के असेट अपने को 4000 मिले और अब मालूम है 96,000 का उसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो गवर्नमेंट बोल देगा नहीं इसके पास कभी कुछ भी है नहीं, क्योंकि बिजनेस में होता है ऐसा, गवर्नमेंट बोल देती है, कोर्ट बोल देता है कि अभी ये इंसॉल्वेंट हो गया, यानी उसको कुछ नहीं कर सकते अपन। अगर अपन ने उसका मर्डर कर लिया तो अपन ही जेल में जाएंगे, कुछ भी किया तो, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया, नहीं दे सकता, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। अगर दे सकता है तो गवर्नमेंट ही उसकी प्रॉपर्टी बेच के आपको जितना पैसा देना है दे देंगे, लेकिन नहीं दे सकती तो नहीं दे सकती, नहीं दे सकती भैया। समझ में आया क्या? तो बैड डेट मतलब जो परमानेंटली नॉट एबल टू पेमेंट होता है उसको अपन बैड डेट बोलते हैं। तो जैसा अपने लोगों पे समझो कि 1 लाख रुपीज़ है, कितना है 1 लाख रुपीज़ है, और इसमें अपने को पता चल गया कि ये पैसा अपने को परमानेंटली मिलने ही वाला नहीं है, तो उसको बोलते हैं बैड डेट। तो अपन क्या करते हैं, इसमें से बैड डेट माइनस करते हैं। कितना समझो कि यहाँ पे 10,000 है, माइनस कर लिया 10,000, कि बचा कितना 90,000। ठीक है, किसी घर में गए वो पता चल गया सब बहुत लोगों के पैसे वो छोड़ के किराए से रहता था, भग गया कहाँ पे, सब ने पुलिस कंप्लेंट वगैरह किया, 2 साल हो गया, अभी मालूम है कि नहीं मिल रहा है, डूब गया पैसा, समझ लेते, 1-2 साल वेट करते अपन, फिर डूब गया करके छोड़ देते। लेकिन दूसरी बात कुछ कस्टमर ऐसे है अपने है पहचान के है, लेकिन जब भी मिले देतो ना चाललो का पडून देतो ना चाललो का पडून असं करून राहिलं, तर त्याची एक लिमिट राहील की नाही? यस सर. लिमिट नंतर काय होईल? लिमिट नंतर काय होईल? लिमिट नंतर आपल्याला मग डाऊट होणं चालू होऊन जाईल देईन का नहीं। जब डाउट होना चालू होता है तो फिर कैसा बोलेंगे अपन कि 90,000 लोगों पे और वो मिलने ही वाला है पक्का, क्योंकि इसमें से समझो 15,000 और ऐसे हैं कि उसमें अभी डाउट आना चालू हो गया। पूरी 90,000 उधारी है लोगों पे, पर जो कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें कुछ अपने पैसे इस पे 2,000-3,000 ऐसे कुछ लोग बहुत दिन से टालाटाल कर रहे हैं और पता ये चल रहा है यार तो रंगदार आहे, जास्त केलं तर झगडे करते, मारायला धावते, हे ते असं सगळं माहीत पडून गेलं, तर मग शंका येणं चालू होऊन जाते। तर शंका आली आपल्याला, मग आपण आजच्या बिझनेसमध्ये असं म्हणू शकत नाही का आपल्याला जो 90,000 परफेक्ट येईलच बा म्हणून, हे तर परफेक्ट माहीत आहे येणार नाही म्हणून, पण शंका चालू होऊन जाते, डाउट चालू हो जाता है। तो डाउट भी मान्यता ऐसा है कि डाउट भी है तो वो डाउट भी आप माइनस कर लो, तो उसको बोलते हैं जो भी डेट में अपना डाउट है तो उसको बोलते हैं उस पर प्रोविजन करना पड़ता है। प्रोविजन मतलब रिजर्व बनाना पड़ता है, तो उसी को बोलते हैं अपन रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट कितना 15,000 और माइनस करके फिर बाहर कितना निकालेंगे अपन 75,000, यानी इतने अमाउंट तो अपने को 100% गारंटी है कि मिलने वाली है। इसमें डाउट है तो डाउट माइनस कर लिया, मतलब आज परफेक्ट बता सकते हैं अपन, किसी को बोलना है तो परफेक्ट मेरी कितनी असेट है डेटर नाम से, तो परफेक्ट मेरी 75,000 है। ज़्यादा ही हो सकते क्या हो सकते हैं किसी ने अगर इसमें से पैसे लाके दिए तो, समझ में आए। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 96 ये बोलता है, क्योंकि वो एक्ट है तो एक्ट है, तो एक्ट में बोला गया है इसमें माइनस करने से अच्छा आप परफेक्ट दिखाने से अच्छा आपके कितने असेट है दिखा दो, और लायबिलिटी इतने नहीं मिल सकते वो इधर दिखा दो। ये पार्ट उसने ये 90,000 इधर बोला है लिखने के लिए और ये 15 का इधर बोला है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही बात है। एक तो माइनस इधर लिखो, नहीं तो फिर इधर लिखो। समझ में आया क्या? तो एक करके दिखाता हूँ, जैसा कि यहाँ पे है 10,000, थोड़े से आंकड़े घेऊन करून दाखवतो। 10,000, 5,000, 8,000 माइनस 1,000 बार कितना जाएगा 7,000, ठीक। इसमें आंकड़ा
किती झालं 19,000 झाले ना 3,000. टोटल करो, टोटल कितनी होगी 22 इधर की 22 22,000 सेम टोटल. अब ये समझो आपकी आरडीडी है, बैड डेट नहीं है, सिर्फ आरडीडी है. डेटर में से आरडीडी माइनस किया, ये है अपने समझो डेटर और ये है आरडीडी माइनस किया 1,000, बाहर कितना गया 7,000. ठीक है. हमेशा बोलता हूँ मैं कुछ चीज़ें, जब ट्रेडिंग में भी बोलता था. फॉर एग्जांपल आप ड्राइंग क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में लिखो, कहाँ पे लिखो, क्रेडिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट, या तो फिर माइनस फ्रॉम परचेस करो. दोनों का मीनिंग सेम है, ऐसा बोलता था, याद है. यस सर. इसमें भी वैसा ही सेम है. एक तो माइनस फ्रॉम डेटर करो आरडीडी, क्या करो, नहीं तो फिर क्या करो आप डायरेक्टली लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट दिखा दो. दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है मतलब आंसर सेम आएगा. लेकिन एक्ट ये बोलता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, कि आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ये बोलता है कि इसमें से माइनस नहीं करना है, आपको वो लायबिलिटी साइड में दिखाना है. कहाँ पे दिखाना है, सोल ट्रेड पार्टनरशिप फर्म में क्या बोल रहा है, सोल ट्रेड पार्टनरशिप फर्म का एक्ट बोल रहा है कि यही से माइनस दिखा दो. तो एज पर एक्ट चलेंगे अपन, जो कायदे अनुसार जो बोला गया है उसी का पालन करते आपको चलना है. उसमें कुछ सोचना नहीं है, कायदे के बाहर सोचना गुनाह है. क्योंकि कायदा जो बनाया बड़े लोगों ने, जो साइंटिस्ट लोग होते हैं या जिसके हाथ में पावर होता है और जिसको समझ है जिस चीज़ की, वो बनाते हैं कानून, तो उसको अपने को फॉलो करना है. समझ आया. तो उसमें कुछ बेनिफिट होंगे, इसलिए उसमें वो कानून बनाया है, तो कानून का अपने को पालन करना है. तो यहाँ पे देखो उसका सेम मीनिंग कैसा होगा. अब अपन ने यहाँ पे आरडीडी माइनस किया. अब क्या करता हूँ मैं, आरडीडी यहाँ पे माइनस करने से अच्छा इधर लिखता हूँ. देखते हैं तो सेम आता है क्या आंसर. सेम आंसर मतलब क्या है, सेम आंसर मतलब टोटल सेम आना चाहिए. और टोटल सेम आना चाहिए मतलब इसका ये नहीं है कि 22,000 ही आना चाहिए दोनों साइड में, जरूरी नहीं है. बस दोनों साइड में सेम आना चाहिए टोटल, वो कितने भी अमाउंट से रहे. समझ में आया, समझ में आया क्या, बस तो सेम ही आएगा. जरूरी नहीं है 22,000 टोटल आएंगी, दूसरी भी आ सकती है लेकिन सेम आएगी जरूर. तो देखो यही प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ मैं. आरडीडी यहाँ से माइनस करने के बजाय ये डेटर बाहर लिखता हूँ और ये इधर लिखता हूँ, सेम ही आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं. जैसा कि देखो यहाँ पे असेट में 10,000 बराबर है, यहाँ पे 5,000 बराबर है, यहाँ पे अब ये नहीं लिखता हूँ मैं, ये वाले बाहर लिखता हूँ और ये अमाउंट इधर लिखता हूँ. क्या, तो ये अमाउंट बाहर मतलब कितना 8,000 लिखा, और ये यहाँ पे माइनस करने के बजाय आरडीडी मैं लायबिलिटी साइड में लिखता हूँ, मतलब यहाँ पे आरडीडी इधर लिखता हूँ. आरडीडी कितना है, आरडीडी 1,000. ठीक है. ये अब ये पूरा का पूरा इधर लिखता हूँ जैसा है वैसा ही. यहाँ पे 10,000 हो गया, यहाँ पे 9,000 हो गया और यहाँ पे 3,000 हो गया, लिख लिया. 23,000. अब देखते हैं कि टोटल सेम आती है दोनों साइड. तो यहाँ पे कितना होगा 23,000 आएगा और यहाँ पे भी कितना आएगा 23,000. हो गया टैली. समझ में आया. यस सर. अब यहाँ से माइनस करके लिखो या तो फिर लायबिलिटी साइड में लिखो, एक ही बात है. ठीक है. अब गया तो गया टाइम, आज ट्रेडिंग का भी बता देता हूँ. आपको लगता है टोटल तो अलग आई, वो फिर आंसर में फर्क पड़ेगा. आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता. टोटल अलग टैली भी हुई तो आंसर में फर्क नहीं पड़ता. फॉर एग्जाम्पल और एक वो बता देता हूँ आपको ताकि आपको समझ में आए. एक सांगून देतो मग आपण सुट्टी घेऊ. बघा, ये जैसा अपना ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है. इसमें सेल है 5 लाख, क्लोजिंग स्टॉक है 2 लाख, और यहाँ पे ड्राइंग एडजस्टमेंट में आई, समझो क्या आई, ड्राइंग. तो ड्राइंग अपनी यहाँ पे 1 लाख है समझ लो. ठीक है. कितनी टोटल हो गई 8 लाख. ठीक है. तो यहाँ पे समझो ओपनिंग स्टॉक है 3 लाख,
परचेस है 2 4 लाख लिख लेता हूँ, 4 लाख। कितना बचा अभी? 1 1 lakh, वेजेस है 1 लाख। नहीं, वेजेस को कम करता हूँ, 50,000। कितना बचा? 50,000, 8 लाख। ये हो गई। तो डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे और उसको क्या बोलेंगे अपन? अच्छा हाँ, मेन आंसर कौन सा रहता है? मेन आंसर ये रहता है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बोल रहा हूं मैं बार बार। कैसे आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा? चाहे आप ड्राइंग क्रेडिट साइड में लिखो, चाहे आप ड्राइंग क्रेडिट साइड में लिखो, या तो ड्राइंग क्रेडिट साइड में लिखने के बजाय आप परचेस से माइनस करो, दोनों का मीनिंग सेम है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं अभी 1 मिनट में फर्क पड़ता है क्या? तो 5,000 कसे खाली 50,000 आहे ते. 50. आपण घेतलं सरांना. हा, इथे काही चुकलं का माझं? मग हा, किती येईल? तिथे नाही का 1 लाख नाही, पाहिजे होता. 4 5 6 7 7 आणि हे 50,000 पाहिजे होतं. झालं, बरोबर झालं. इथे चुकलं माझं, ठीक आहे ना? नाही तरी पण पाहून घ्या एकदा पुन्हा आता. पूर्ण ते तिन्ही आहे तर टोटल तेवढे नाहीये. अगं मायनस केली आहे ना. थांब ना. आता मी आहे, आता ती आहे आणि मी आहे, बस. हा. याची टोटल किती येते? हा 8 लाख. याची टोटल किती येते? नाही, तिलाच करू दे ना, थांबा ना, समजेल नाही ते. हां हां, थांब. मग आपण ग्रॉस प्रॉफिट कसा काढतो? ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिट साईडच्या टोटलमधून ट्रेडिंग अकाउंटची डेबिट साईड मायनस करतो आपण, तेव्हा जो डिफरन्स मिळते त्याला काय म्हणतो आपण? काय म्हणतो त्याला आपण? है ना? तो हे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड की टोटल 8 लाख है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड के 3 आइटम है, उसकी टोटल कितनी है? 7.5 लाख। तो डिफरेंस माइनस करने के बाद जो डिफरेंस आएगा उसको क्या बोलेंगे अपन? वो कितना आएगा? अब क्या बोलना है आपका, बोलो। हाँ, अब बोलो कुछ। अब सही है? पहले मेरे हाथ से गलती ये हो गई थी, मुझे लगा कि इसकी टोटल 7 लाख आती है, इसलिए मैंने ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख लिखा था। पट से ध्यान में आ गया तो मैंने वो हटा के 50,000 लिखा। अब कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बजाय अपन दूसरा करके देखते हैं 1 मिनट में, और उसके बाद फिनिश कर देंगे। हमेशा बोलते रहता हूँ ना मैं, आपको समझ में नहीं आता तो आज समझा ही देता हूँ वो चीज़। आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा, टोटल अलग आ सकती, आंसर में मेन आंसर ये है, इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसा कि यह है अपना ट्रेडिंग, तो सेल अपन ने यहाँ पे लिखा कितना? 5 लाख। उसके बाद ड्राइंग क्रेडिट में न लिखते हुए अपन क्या करेंगे? ड्राइंग को परचेस से माइनस करेंगे इस बार। तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे 1 लाख, अपन परचेस से माइनस करेंगे। सॉरी, थोड़ा इधर जगह होना, पर माइनस करेंगे ड्राइंग परचेस से। तो परचेस कितनी है भैया यहाँ पे? 4 लाख। तो माइनस होके कितना बाहर जाएगा? 3 लाख बाहर जाएगा। ये चीज़ हो गई, ये वाली इधर लिखने के बजाय अपन ने इधर से माइनस किया, समझ में आया? उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे कितना? 2 लाख। ठीक है, अब बाकी बचे आइटम इधर के, तो ये ओपनिंग स्टॉक है कितना? 3 लाख। उसके बाद परचेस लिख लिया अपन ने, 1 लाख माइनस किया, उधर का इधर लाया, और ये अब वेजेस है ये अपनी कितनी? 50,000। खत्म हो गया। अब डिफरेंस निकाल के देखते हैं, टोटल कितनी? 7 लाख। इसकी 6.5 लाख। तो इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? 50,000। ये डिफरेंस टोटल, ये टोटल आंसर नहीं है अपना, ये आंसर नहीं है अपना। मेन आंसर जो है अपना, मेन आंसर ये चीज़ है, ये मेन आंसर है। आंसर में कोई फर्क पड़ता क्या? तो आप क्रेडिट साइड में लिखो एक आधी चीज़, या तो फिर माइनस कर लो डेबिट में, एक ही बात है उसमें आंसर में दिक्कत नहीं आती। समझ में आया? तो कुछ ऑथर लोग ये जो परचेस का है इसमें से परचेस में से माइनस करते, कुछ ऑथर लोग इधर क्रेडिट में लिखते, मैं जो लिखता हूँ इधर लिखता हूँ, दोनों को
मान्यता है, लेकिन आरडीडी का वैसा नहीं है। सोल ट्रेड और पार्टनरशिप फर्म में क्या है, तो एक्ट बना है वो सोल ट्रेड पार्टनरशिप फर्म में माइनस फ्रॉम डेटर बोला गया है, माइनस फ्रॉम डेटर बोला गया है। और लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में उसमें माइनस फ्रॉम डेटर नहीं बोला है, उसको शोन ऑन फर्स्ट एंट्री लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट बोला गया है। वैसा ही डेप्रिसिएशन का भी है। डेप्रिसिएशन अपन सोल ट्रेड पार्टनरशिप फर्म में क्या करते हैं, फर्स्ट एंट्री माइनस फ्रॉम सेम असेट करते हैं। इसमें बोला क्या गया है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में, इसमें बोला गया है माइनस फ्रॉम उसमें नहीं करो, इसमें प्लस करो लायबिलिटी में, डेप्रेशन रिजर्व या डेप्रेशन फंड में। समझ में आया? तो अपने को एक्ट के हिसाब से चलना है। और अगर आपकी एक नवी जाते जाते बता देता हूँ क्योंकि याद रहने वाली है, ये डेप्रिसिएशन हो गया टेंजिबल असेट पे। जब भी कोई आपकी इंटेंजिबल असेट होती है तो उसमें आपको रिटर्न ऑफ दिया जाता है, रिटर्न ऑफ ऑन इंटेंजिबल असेट। नहीं, वो इंटेंजिबल असेट होती है गुडविल्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, इस टाइप की आपकी इंटेंजिबल असेट होती है। तो उस पर डेप्रिसिएशन के बजाय अपने को क्या देते हैं, रिटर्न ऑफ वर्ड देते हैं। रिटर्न ऑफ भी करना मतलब वो इंटेंजिबल है, वो तो यूज ऐसी होने से झिजते म्हणते आपण त्याला, डिक्रीज होती है उसकी वैल्यू, वैसी तो नहीं होगी। लेकिन फिर भी मार्केट में अपना ये डाउन होता है जब प्रेस्टीज अपनी या तो गुडविल, तो उसकी वैल्यू कम होती है। तो रिटर्न ऑफ की एंट्री सेम है, लेकिन ये सेम मतलब कैसी, फर्स्ट एंट्री माइनस फ्रॉम सेम असेट, सेकंड एंट्री शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेप्रिसिएशन की वैसी नहीं है, लेकिन रिटर्न ऑफ की सेम वैसी ही है। फर्स्ट एंट्री माइनस फ्रॉम इंटेंजिबल असेट एंड सेकंड एंट्री शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे गुडविल रिटर्न ऑफ, तो गुडविल रिट से माइनस करेंगे फर्स्ट एंट्री असेट साइड में, दूसरी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में करेंगे। पेटेंट्स रिटर्न ऑफ है तो फर्स्ट एंट्री पेटेंट से माइनस करेंगे असेट में से, दूसरी एंट्री डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वो सेम है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो कुछ चेंजेस है वो बता दिए, थोड़े बहुत चेंजेस है वो डायरेक्ट अपन प्रॉब्लम में देख सकते हैं। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय।